We provide C# programming, VB.NET programming, SQL query tutorial, design app your choice, programming support channel, Windows tips and tricks tutorial. Subscribe to our channel. Thanks for watching. हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और ये हमारी ट्यूटोरियल सीरीज़ जो ये SQL ट्यूटोरियल सीरीज़ जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये आपके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो इजी करने वाला हूं SQL क्वेरी लैंग्वेज को, कि सबसे ज़्यादा आप इजीली जो है MySQL और SQL के साथ कैसे इसको जो क्वेरी लैंग्वेज को यूज किया जाता है। तो आप मेरी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप जो SQL की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्वेरी लैंग्वेज के आप मास्टर्स जो है हो जाएंगे। और आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको जो है अपने अनुसार माइंड में जो आइडियाज़ जो SQL से रिलेटेड वो आने लग जाएंगे। तो आप मेरी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को पूरी जो है शुरू से लेकर एंड तक देखना है। इसके जो 10 टॉपिक्स जो है 10 वीडियोस के 10 पार्ट आएंगे, 10 वीडियोस के पार्ट आएंगे, उसके अंदर पूरी जो SQL सीरीज SQL ट्यूटोरियल को मैं कवर करूँगा, MySQL और SQL। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो हम MySQL के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो ये है कि जेम्प है। और जेम्प को मैंने जो डाउनलोड कर लिया है नेट से, और आप भी डाउनलोड कर लेना। और जो है इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद जो हमने रन किया है MySQL, यहाँ पे जाके रन करना है। और रन करने के बाद यहाँ पे इसको जो क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद हम चेक करते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है लोकल होस्ट php myadmin और /then एंटर। एंटर करने के बाद आपके साथ ये इंटरफेस जो है आपके क्रोम के अंदर ओपन होता है। और देन जो दूसरा जो हम SQL सर्वर के लिए यूज़ करेंगे, मैंने SQL सर्वर जो 2008 जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। और उसको इंस्टॉल कैसे करना है, और तो आप जो मेरा एक जो वीडियो ट्यूटोरियल है कि SQL सर्वर को कैसे इंस्टॉल किया जाए, तो आप वो देख सकते हैं। और SQL सर्वर को मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम यूज मिल जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, कि जहाँ पे जो है जो सर्वर्स को मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वो हमने php myadmin तो देख लिया MySQL के लिए, और हम इनका वेबसाइट्स में यूज कर सकते हैं, और SQL का भी वेबसाइट्स में यूज किया जाता है वैसे। और यहाँ पे जो है ये SQL सर्वर है, इसको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए सर्वर का नाम और उसके मैंने जो ऑथेंटिकेशन रखा है इसको इंस्टॉल करते समय वो रखा मैंने विंडोज़ के यूज़र के साथ ही जो इसका होगा ऑथेंटिकेशन। और यहाँ पे मैं कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो मैं उस सर्वर से जो है वो कनेक्ट हो चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस की जो लिस्ट वो आ जाएगी। अभी कुछ भी डेटाबेस इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे कुछ डेटाबेस जैसे क्रिएट किए हुए MP नाम का है, क्विकसॉफ्ट नाम का। और यहाँ पे जो है मैंने आपको 2 सॉफ्टवेयर जो बता दिए हैं, ये यूज़ करेंगे अपन MySQL के लिए, और इसका यूज़ करेंगे SQL के लिए। दोनों पे जो है क्वेरीज़ को हम रन करके और एग्जांपल्स जो हम चेक करेंगे। अब मैं आपको SQL के बारे में जो थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको। SQL की फुल फॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, कि इसमें जो क्वेरीज़ का जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के साथ वर्क करने के लिए। तो SQL का जो यूज़ है वो डेटा को मैनिपुलेट और डेटा को रिट्राइव करने, डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट और रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। तो हमारे जो प्रत्येक चैप्टर जो होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, उसका हम हर एक टॉपिक्स का जो हम एग्जांपल करके MySQL के अंदर और SQL सर्वर के अंदर दोनों के अंदर एग्जांपल करके चेक करेंगे। तो अभी जो है मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो जो मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ कि SQL क्या है। SQL एक जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इसका जो है इसका यूज किया जाता है कि डेटाबेस से डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए SQL का यूज किया जाता है। SQL जो है अमेरिकन ANSI फॉर्मेट में है। इसका स्टैंडर्ड जो ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और 1986 के अंदर जो इसका ये आया था। और हम SQL के साथ जो है क्या क्या कर सकते हैं, तो SQL में जो क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जाता है डेटाबेस के लिए, हम SQL के माध्यम से डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और
डेटाबेस नया बना सकते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और स्टोर प्रोसीजर जो डेटाबेस के साथ क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस को व्यू कर सकते हैं और किसी भी टेबल पर जो परमिशंस वो है एक्स्ट्रा सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम एसक्यूएल के लिए बहुत सारी जो है सॉफ्टवेयर्स वो अलग अलग यूज में, जैसे डेटाबेस के लिए अलग अलग यूज में लेते हैं। यहाँ पे हम टॉपिक्स में हम सीरीज़ में क्लियर करेंगे माई एसक्यूएल और एसक्यूएल, जैसे मोंगो डीबी है, मारिया डीबी है, एसक्यूलाइट है, वो सब क्या है डेटाबेस को इंफॉर्मेशन उनको जो स्टोर करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। तो एवरी मतलब जितने भी ये डेटाबेसेस के वर्क के लिए है उनमें सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ में होते हैं सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, वेयर। ये सिमिलर है जो सबसे हर जो डेटाबेस एवरी जो डेटाबेस के वर्क के लिए सॉफ्टवेयर हैं उनमें सब में यूज़ में लिया जाता है। तो एसक्यूएल का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो एसक्यूएल जो है RDBMS डेटाबेस प्रोग्राम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। और RDBMS रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम कौन कौन से हैं, वो है MS एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है। तो इसका जो है जैसे एसक्यूएल के साथ काम करने के लिए जो है यदि हम हमारी कोई वेबसाइट है वहाँ पे डेटा को इंसर्ट करवाना है, रिट्राइव करवाना है वहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनका यूज करना पड़ता है, जैसे PHP है और ASP है, और जो आजकल जो है पाइथन का भी इसमें जो यूज़ में लिया जाता है। एसक्यूएल का जो मेन और जो है कि इन वेबसाइट्स के लिए क्यों यूज़ में लिया जाता है कि जो वहाँ से जो डेटाबेस से जो डेटा को जो है इसमें गेट करके ऑन पर डिस्प्ले करवा सके हम अपनी वेबसाइट्स पे। तो रिलेशनल डेटाबेस मैंने आपको बताया क्या है इसकी फुल फॉर्म, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और हमने जो अभी देखा कि एक डेटाबेस में जो है बहुत सारी टेबल्स हो सकती है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, और उन टेबल्स के अंदर जो है कॉलम्स होते हैं और रोज़ होती हैं। तो एवरी जो रो होती है, एवरी रिकॉर्ड की जो है आईडी होती है, उस आईडी के माध्यम से उस रो के साथ हम जो है तीन ऑप्शन जो हम कर सकते हैं, जिसे अपडेट करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, और उन आईडीज़ के माध्यम से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये जो हमारा था इंट्रो था। अब हम इनके सिंटेक्स के बारे में जो बात कर लेते हैं कि एसक्यूएल के अंदर सिंटेक्स क्या होते हैं। तो सिंटेक्स जो है एसक्यूएल जो क्वेरी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने कैपिटल में ए लिखा और स्मॉल में ए लिखा, तो दोनों जो है डिफरेंट हैं। और केस सेंसिटिव नहीं होने का मतलब ये होता है कि ए मैंने कैपिटल में लिखा है और स्मॉल में लिखा है, तो दोनों को ए ही माना जाएगा, एक ही कीवर्ड माना जाएगा। तो एसक्यूएल में भी कुछ कीवर्ड्स जो है वो उनका यूज़ में किया जाता है। तो इन कीवर्ड्स का यूज़ है टेबल का जब हम देते हैं, उन कीवर्ड्स का जो नाम जो यूज़ में नहीं ले सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं इन दोनों के अंदर। सबसे पहले करते हैं माई एसक्यूएल के अंदर PHP माई एडमिन ओपन करेंगे और यहाँ पे न्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो हमें डेटाबेस का नाम देना, जैसे मैं देता हूँ डेमो, और यहाँ पे जो हमें कलेक्शन सेलेक्ट करना होता है कि इस डेटाबेस के अंदर किस टाइप का डेटा है जो वो आने वाला है। तो हमारे डेटा जो उसको यदि आप ये यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना तो कलेक्शन यहाँ पे एम्प्टी रहने दे दीजिए। और क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए जो है वो डेटाबेस जो क्रिएट कर, अभी इसने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। तो ये अभी हमने क्या है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने क्रिएट किया। यदि इसको क्वेरी के माध्यम से भी करना होता तो हमारे जो ट्यूटोरियल सीरीज इसके अंदर हम आएगा कि क्वेरी के माध्यम से कैसे जो डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है। अभी हमने जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्लिक करके ही डेटाबेस को क्रिएट किया है। अब इसके अंदर कोई टेबल्स नहीं है, तो हमें ये टेबल नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, तो माई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है हमने चेक कर लिया। अब चलते हैं एसक्यूएल के अंदर। यहाँ पे डेटाबेस पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो न्यू डेटाबेस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें इसको प्रोवाइड करवाना है डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम यहाँ पर भी देते हैं डेमो। और यहाँ पे जो 2 फाइल्स होती हैं, एक तो डेटाबेस और एक डेमो लॉग, जो कि लॉगिन करने के लिए कि इस डेटाबेस का जो है कौन कौन यूज़र्स जो इसके साथ लॉगिन कर सकता है। ओके पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ के लिए डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी इसके अंदर भी क्या है कि कोई टेबल जो है यहाँ पे नहीं है, सिस्टम टेबल्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एम्प्टी है, कोई टेबल नहीं है। ये यहाँ पर भी टेबल कैसे क्रिएट करनी है। और इसके अंदर अभी हमने देखा कि
जो है एसक्यूएल का इंट्रो हमने किया और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे वो हमने देखा है। और जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर मैं कुछ आपके इसके टॉपिक्स जो एक्सप्लेन करूँगा। और एसक्यूएल के अंदर हम कितने कमांड्स चला सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार। और सेलेक्ट का डेटा को रिट्राइव करने के लिए डेटाबेस से अपडेट का कीवर्ड का यूज किया जाता है। डेटाबेस के अंदर जो है डेटा को अपडेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिलीट कमांड का यूज जो है डेटाबेस के अंदर से टेबल की रो को डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इंसर्ट इनटू डेटाबेस के अंदर डेटाबेस की टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कीवर्ड का यूज किया जाता है। क्रिएट डेटाबेस अभी हमने आपको बताया था कि क्रिएट डेटाबेस हमने किया है, तो इसके क्वेरी के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड का यूज है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अल्टर डेटाबेस का मतलब ये होता है कि डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ एडिटिंग करना, तो उसके लिए हम अल्टर डेटाबेस का यूज करते हैं। और क्रिएट टेबल कीवर्ड का यूज जो है टेबल को क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसी प्रकार इसका भी जो अल्टर टेबल का मतलब वही हो गया कि हम टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन जो है कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल किसी भी टेबल को जो है वो डिलीट करना, तो यहाँ पे हमें डिलीट करने, जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल जो क्रिएट करता हूँ, न्यू पे गया और टेबल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़र नाम की हमें कोई कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना है नहीं करता हूँ, तो मैं सेव करता हूँ। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल 1 इसको नाम जो प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पे देता हूँ, इसको है जो है यूज़र देता हूँ। देन ओके पर क्लिक करते हैं तो क्या कह रहा है कि कोई भी कॉलम इसको नहीं मिला है, तो ये एरर के रूप में इसको डिफाइन करेगा। यहाँ पे एक कॉलम जो है क्रिएट कर लेते हैं और सेव करता हूँ। फिर तो यूज़र नाम की एक हमने टेबल क्रिएट की और यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो एक टेबल जो क्रिएट हो चुकी हैं। और इस पर चलते हैं डिज़ाइन में, तो ये हमको डिज़ाइन ये बताएगा इसके कॉलम्स के बारे में। और सेलेक्ट टॉप 100 रोज, तो ये इस प्रकार से जो हमारी एक क्वेरी इसने चलाई, खुद ने क्रिएट की और यहाँ पे रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने एसक्यूएल के अंदर एक टेबल क्रिएट की और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं यूज़र। और ये कह रहा है कि आपको कितने कॉलम्स जो है उस टेबल के अंदर चाहिए। मुझे अभी चाहिए ओनली 1 ID। ओके, देन गो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ID नाम का जो है एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, सेव। ठीक है, और सेव बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये यूज़र और नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है, इसमें एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। स्ट्रक्चर के अंदर ये दिखाता है कि उस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। और यहाँ पे ब्राउज इन सारे ऑप्शंस का हम यूज़ करके देखेंगे माइस्क्यूएल के अंदर भी और एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी। ठीक है, तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल जो पार्ट है वो यहीं समाप्त। में आपको फिर से कहता हूँ कि इस एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज़ को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी एसक्यूएल प्रोग्रामिंग जो है समझ में आ जाएगी और इजी टू लर्न आपके लिए हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के साथ वर्क करने के लिए। और अभी हमारी एक ट्यूटोरियल सीरीज़ एक और जो रनिंग में है वो है एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस को सीखने के लिए आप मेरी इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में इसकी ट्यूटोरियल सीरीज़ के सारे वीडियोज़ जो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उनको भी आप एक बार जाके देखें। और एंगुलर जेएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम माइस्क्यूएल का यूज़ करने वाले हैं, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो है क्रिएट करेंगे हम। तो इसी प्रकार यदि आपको ये जो है ट्यूटोरियल जो सीरीज़ है वो आपको अच्छी लगती है, यदि मैं इसको स्टार्ट करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज़ है यह है स्टार्ट होने जा रही है, तो सब्सक्राइब करेंगे, इसकी सारी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी कि कौन कौन से जो मेरे पार्ट्स जो आ चुके हैं और आने वाले हैं। और इसी मैं मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना